हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम वट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके पहले लेक्चर्स में डीएनए पढ़ रहे थे। हमने डीएनए का फंक्शन और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था। तो उसी वीडियो को, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने के लिए आपको डीएनए के बारे में जो पहला लेक्चर था, जिसके में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन या उसके बारे में उसका कंपोजिशन जो बताया गया था, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको देख लीजिए, जिससे कि ये इसके बाद का ये टॉपिक जो रेप्लिकेशन है आपको समझ में आए। तो रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज जो ओवरव्यू रहेगा या इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा वो, ठीक, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है, ये आपको इन्वायरमेंट के लिए जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि उसमें जो लाइफ साइंस का पोर्शन है, जैसे हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि उसमें लाइफ साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब पढ़ना है वो आएगा। और सीयूटी यूजी वालों के लिए जो बायोलॉजी के लिए डोमेन सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए का कॉपी होना, ठीक है। इस रेप्लिकेशन की कोर प्रोसेस में घुसने से पहले हम लोग देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि पहले पार्ट में हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे, जो फिर कोर प्रोसेस है वो दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो हमने डीएनए जब पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। उसमें स्ट्रक्चर में दो मेन चीजें थी जो हम लोग को ध्यान रखने वाली थी, जो उस लेक्चर में हमने बताया था। पहला था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और दूसरा था डायरेक्शनैलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और डायरेक्शनैलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता था कि जो प्यूरिन्स हैं ये हमेशा जुड़ेंगे पिरिमिडीन्स से, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जैसे एग्जांपल के लिए एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड से। हमने डीएनए में पढ़ा था डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं। डीएनए में 4 बेस पेयर होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की बात, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद डायरेक्शनैलिटी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के जो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए ये जो डायरेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा था कि अगर ये डीएनए की स्ट्रैंड है पहली, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है इधर 5th एंड इधर 3rd एंड, तो जो अगली स्ट्रैंड है या दूसरी जो बैकबोन है शुगर फॉस्फेट की, वो ऐसी होगी कि इधर 3rd एंड होगा, इधर 5th एंड होगा। ये हो गई डायरेक्शनैलिटी की बात, ठीक है। ये था, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। पहला था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दूसरा था डायरेक्शनैलिटी। हम लोग एक बार डायरेक्शनैलिटी को और समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। सपोज करिए ये डीएनए का एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्ट्रक्चर, यानी एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो थ्रेड है ऊपर से नीचे तक का, वो है शुगर फॉस्फेट थ्रेड। फिर ये दूसरा है, हमने इसको जूम किया है, ये एक ही है, ये दो लाइन नहीं है। एक समझिए कि एक रिबन है, रिबन का स्ट्रक्चर है, जिससे आपको समझ पाए। तो ये था बीच की जगह जिधर लेडर्स थे, ठीक है। तो हम लोग देखें कैसा था। शुगर की बात करें तो शुगर कैसा था? शुगर ऐसे था। हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। और इसका जो कार्बन नंबरिंग था वो 1 2 3 4, और 5वां कार्बन इधर, ये 5वां कार्बन, और इसी 5वें कार्बन से आके जुड़ता था फॉस्फेट। हमको इसको पी से दिखा रहे हैं, शुगर को हम लोग एस से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये शुगर वैसे पेंटोज शुगर है, ठीक, कहीं कहीं इसको पी से भी दिखाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे शुगर को एस से दिखा रहे हैं, और ये फॉस्फेट है। और इधर इसका 3rd एंड है, ये भी ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। ये इसका अभी ये कहाँ से जुड़ा है देखेंगे। अब इसके जो 1st एंड है या 1st कार्बन है, वहां से क्या जुड़ता था? वहां से ये हम ऐसे दिखा दे रहे हैं नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं एडेनिन। सेम ऐसे यहां से, अब यहां पे जो शुगर होगा उसका भी ये 1 2 3, तीसरे से यहां का फॉस्फेट जुड़ेगा, और फिर जो ये चौथे से 5वें आया, और 5वें से यहां पे आके ये भी फॉस्फेट जुड़ा। सेम यहां पर भी ऊपर
यहाँ थर्ड से जुड़ जाएगा, ये फिफ्थ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ध्यान होगा ना कि जब कार्बन की चेन होती है तो जितने भी एंगल होते हैं, एंगल पॉइंट होता है, वहाँ पे कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर। तो नंबरिंग में कैसे होता है, 1 2 3 4 5 ही। ये फॉस्फेट फिफ्थ नंबर पे आके जुड़ा ये, ठीक। अब देखिए इधर इसका थर्ड एंड है, ये थर्ड एंड है, ठीक, इधर 50, इसीलिए इसका नॉमेनक्लेचर ऐसा होता है, ठीक। कैसा, इधर ये थर्ड एंड है तो इसको क्या बोल देते हैं, ये थर्ड एंड है, और इधर ये फिफ्थ एंड पे आके यहाँ पर है तो ये फिफ्थ एंड है, ऐसा इस तरह का है। और इधर से क्या जोड़ा है, ये है समझिए ग्वानिन है, ये थायमीन है, यानी ये नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये शुगर है, ये फॉस्फेट, इसीलिए इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। सेम इधर, अब ये हो गया। अब समझिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या बताता है कि थायमीन से जुड़ेगा एडेनिन, ग्वानिन से जुड़ेगा साइटोसिन, एडेनिन से जुड़ेगा थायमीन। और एंटी पैरेलल नेचर क्या बताता है कि अगर ये थर्ड एंड और फिफ्थ एंड है तो इधर हो जाएगा फिफ्थ, थर्ड एंड, इधर फिफ्थ एंड। तो इसके लिए क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ऐसे देखिए, जस्ट अपोजिट, शुगर का जो डायरेक्शन है अलाइनमेंट का वो ऐसा है, जस्ट अपोजिट ये चीज। अब यहां से इसका, एक मिनट, यहां से हम लोग देखेंगे ये जुड़ेगा इस नाइट्रोजन बेस से, ग्वानिन है तो इधर आ जाएगा साइटोसिन, ठीक। इधर से जुड़ेगा एडेनिन है तो आ जाएगा थायमीन, ठीक। और इधर थायमीन है तो इधर आ जाएगा एडेनिन। और 1 2 3 4 5 के लिए इधर यहां पर 5 फॉस्फेट, इधर थर्ड से जुड़ जाएगा। फिर ये 5 है फॉस्फेट, ये थर्ड से जुड़ जाएगा। तो अब देखिए डायरेक्शनलिटी आपको समझ में आ रही होगी। इसका फिफ्थ एंड किधर आ रहा है, इधर, यहां पर इसका फिफ्थ एंड, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, तो इधर इस साइड को फिफ्थ एंड नाम दिया जा रहा है, इधर थर्ड एंड। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और एंटी पैरेलल नेचर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप रेप्लिकेशन को समझना चाहते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन में जब रेप्लिकेशन होगा डीएनए के फ्रेगमेंट्स का, डीएनए के टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर बोल देते हैं, तो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका रेप्लिकेशन होगा, तो ये डायरेक्शनलिटी बहुत काम आने वाली है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। तो हमने क्या देखा, दो चीजें, एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नेचर इसका और एक डायरेक्शनलिटी, ठीक। इसके बाद अब अगला डीएनए का ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, एक बार रिवाइज हो गया ये, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने ये समझा था, अच्छे से समझा था, कहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, कहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, ये समझा था। अब दूसरी चीज अब हम लोग देखते हैं एक ओवरव्यू में कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है ये प्रोसेस क्या है, कहां हो रही है और कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। हम प्रोसेस तो बाद में समझेंगे, ठीक है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। इसलिए समझ रहे हैं कि इसको हम प्रोसेस के बीच में ही बता सकते थे, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती वैसे, लेकिन उस समय आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। पूरी ये प्रोसेस आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना, कहीं कहीं कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए कुछ चीज टर्मिनोलॉजी जो है वो हम पहले से ही समझ लें, जैसे जब हम प्रोसेस समझेंगे तो उसमें कम टाइम भी लगेगा और हमको समझ में भी अच्छे से आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रिप्लिकेशन है, डीएनए रिप्लिकेशन, इसका प्लेस क्या है। जहां डीएनए होगा वहां रिप्लिकेशन होगा। इसमें सेल्फ रिप्लिकेशन करने की पावर होती है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है डीएनए हमारी बॉडी में, तो डीएनए क्या कर सकता है, खुद को सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। मतलब इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और ऑर्डर की जरूरत नहीं है न्यूक्लियस से कि रेप्लिकेट करे, किसी और एलिमेंट की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्स को मतलब कहने के इसको रेप्लिकेशन के लिए जो इसके लिए चाहिए एनर्जी और जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए वो तो जरूरत ही है, लेकिन इसके लिए रेप्लिकेशन के लिए इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। जैसे सेल खुद को रेप्लिकेट कर सकती है, वैसे सेल के अंदर पाया जाने वाला डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में जो बिना न्यूक्लियर बॉन्ड के, न्यूक्लियर जो वॉल होती है उसके होता है, तो ये खुद को रेप्लिकेट करने की पावर रखता है। अब इसकी ये जो स्पेसिफिक पावर है रेप्लिकेट करने की,
ये रिप्लिकेट कर रहा है, इसीलिए इंश्योर हो रहा है ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप बात को समझिए। सेल का रिप्रोड्यूस होने का क्या मतलब है? अगर कोई सेल है, सपोज करिए ये रिप्रोड्यूस हो रही है, 1 सेल से 2 सेल या 4 सेल बन रही हैं। अगर 2 सेल बन रही है, सपोज करिए मियोसिस हो रहा है तो 4 सेल बन रही है, माइटोसिस हो रहा है 2 सेल बन रही है। ठीक, तो ये अगर हम सपोज करते हैं 2 सेल बन रही है, इसके अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, सॉरी n नंबर ऑफ डीएनए है, n अमाउंट ऑफ डीएनए है, और हमको 4 सेल्स बनानी है बाय माइटोसिस। ठीक है, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है। ठीक, अगर 4 सेल बनानी है और इन चारों सेल के बीच में हमको n नंबर ऑफ चाहिए, तो इसके लिए तो इसका रिप्लिकेट होना जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर का अमाउंट में ग्रोथ जरूरी है, तभी तो यहाँ पर बराबर बराबर नंबर्स में आएंगे। ठीक है, तभी हम लोग का जो जीनोम है, जो हम लोग के अंदर जीनोम कोडिंग है, जो प्रोटीन बनाने के लिए कोड है डीएनए के अंदर जो इसके जीनोम में है, तभी तो हम लोग इंश्योर कर पाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में भेजने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेल्स की नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, या ह्यूमन की भी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, तो रिप्रोडक्शन को इंश्योर करने में इसके इस प्रॉपर्टी का बहुत रोल है। क्या? सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर। अब ये सेल्फ रिप्लिकेशन कहां होता है? यूकैरियोट्स में कहां होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमैटिन नेट है। ठीक है, ये कब होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होगा कब? बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमने सेल साइकिल पढ़ी होगी पहले, कभी 11th में, 10th में, 9th में, कभी भी जब आया होगा, पढ़ा होगा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में जो फेज होता है, 2 शुरू की फेजेस में क्या होता है? G1, S और G2। तो उसमें ये जरूर पढ़ा होगा कि जो S फेज है इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। S फेज में क्या होता है? S फेज में जो डीएनए है वो अमाउंट का डबल होता है, रिप्लिकेट होता है। ठीक है, रिप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो कब होता है? व्हेन ड्यूरिंग इन एस फेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एक बार क्या, बहुत बार ऐसे बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एस फेज हो गई है सेल साइकिल की, डीएनए रिप्लिकेट हो गया है। ठीक है, यानी अगर डीएनए n था तो 2n हो गया, 2n था तो 4n हो गया। मतलब कहने का मतलब n का मतलब इसमें आप वो मत समझिए, एक अमाउंट मतलब n अमाउंट का डीएनए था, समझिए, तो 2n अमाउंट में हो गया, और उसके बाद सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है। लेकिन अभी समझेंगे कि पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो होता है अगर डीएनए एस फेज में डिवाइड हो चुका है, डिवाइड होने का मतलब रिप्लिकेट हो चुका है, तो अगर सेल जो है आगे सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो वो एक हार्मफुल सिचुएशन होगी, उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, हम ह्यूमंस के लिए ऐसा हार्मफुल सिचुएशन होगी, पॉलीप्लॉइडी इसको बोलते हैं। ये हमने देख लिया कहां होता है। ठीक है, कब होता है ये भी देख लिया। अब क्यों होता है, इसमें भी ये बात हो गई कि क्यों, क्योंकि सेल को डिवाइड करना है फर्दर। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो उसकी डीएनए के अंदर जो जीनोमिक प्रॉपर्टी यानी जीनोम कोडिंग है सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस करने के लिए, वो हमको फर्दर ट्रांसफर करना है, इसलिए हो गया। कब, क्यों, कहां, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी एक ओवरव्यू देखते हैं कि डीएनए के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्लिकेशन, यहां से आपके लिए याद करने वाला पार्ट, थोड़ा सा समझने का पार्ट अभी है। ठीक है, समझ और याद करके आप चलेंगे तो ये हो जाएगा। अब एंजाइम्स आपको याद करने पड़ेंगे, एंजाइम्स के नाम याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई वो नहीं है। अब देखते हैं एंजाइम्स कौन कौन से लगते हैं। एंजाइम्स फॉर रिप्लिकेशन, जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस है इसके लिए एंजाइम। आपको सारे फंक्शन जब हम लोग उसके डायग्राम से समझेंगे तो और समझ में आएंगे। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है, कि कौन कौन से एंजाइम है और उसको आपको नोटिस करना है कैसे लिखा जा रहा है। तो पहले नंबर का जो एंजाइम है हम अगर देखेंगे तो उसका नाम होता है हेलिकेज।
हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज का जो फंक्शन होता है, हेलिकेज का फंक्शन क्या है, अगर डीएनए है ये ऐसा, हमने देखा अगर ये तुम लेडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में भी डीएनए है, तो हम इसको छोटा सा निकाल के देख रहे हैं, तो अगर इसको रिप्लिकेट करना है तो रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है इसको बीच में तोड़ना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो भी। ठीक है, क्यों बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, तो ये इसको, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, उसको बोलते हैं हेलिकेज। तो ये क्या करता है, सेपरेशन ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, इसको एक को बोल रहे हैं स्ट्रैंड, डीएनए तो दो स्ट्रैंड है, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, तो इन नाइट्रोजन बॉन्डेड बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ब्रेक करने का काम करता है हेलिकेज। ये पहला एंजाइम। ठीक, अब दूसरा एंजाइम देखते हैं हम लोग। दूसरा एंजाइम जो है वो है टोपोआइसोमेरेज। या इसी को एक और नाम देते हैं गायरेज, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, इसका क्या काम है। अब आप सपोज करिए कि डीएनए जैसे है, डीएनए का एक स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर, आपने वो सब स्ट्रक्चर अपने घर में देखा होगा किस फॉर्म में। सपोज करिए एक रस्सी है, ठीक है, पतली रस्सी और हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी वो बधी हुई है ऐसे, देखिए ना, ऐसे रस्सी लिपटी रहती है, तो वैसी रस्सी है समझिए। वैसी रस्सी में आप अपने ऐसा समझिए कि उस रस्सी को बीच से खोलना है, यानी उसको समझिए ऐसे एक एंड को फिक्स कर दीजिए, यानी जो छोटी सी रस्सी लीजिए, एक एंड को फिक्स करिए और दूसरे एंड को ऐसे खोलकर उसको खींचना शुरू करिए ऐसे। ठीक है, ऐसे मत खोलिए, ऐसे घुमा घुमा के उसको खींचना शुरू करिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है हेलिकेज, ऐसे खींचता चला जा रहा है इसको अंदर तक। ठीक है, अनजिप करता चला जा रहा है। ठीक, समझिए एक चेन की तरह है ये, जैसे जिप होती है किसी भी जैकेट में, किसी भी पैंट में, तो उस जिप में जैसे हम खोलते हैं तो दो ऐसे होती है और ये ऐसे जिप है, तो क्या करता है बीच में जो ऐसे इंटरलॉक्ड रहते हैं उनको ऐसे खोल देता है। तो सेम वैसे ये है। ठीक, तो आप समझिए उस रस्सी को ऐसे खींचना शुरू करिए और एक एंड को फिक्स की रहिए, एक एंड को बांध दीजिए कहीं पर और दूसरे एंड को खींचिए। तो आप कुछ देर में देखेंगे, कुछ देर तो खींचेंगे, फिर आगे लास्ट में रस्सी सुपर कॉइलिंग होती रहेगी, उसकी सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। कैसे, आपने ये रस्सी खोली, यहां तक तो खुल गई, लेकिन उसके बाद ऐसे लिपटी हुई है और फिर ये और ऐसे ऐसे उलझती चली जाती है। अगर एक एंड इसका फिक्स है तो खुला रहेगा, तब तो वो हो जाएगा। तो टोपोआइसोमेरेज यही काम करता है, जो हेलिकेज के अनजिपिंग के, जो अनजिपिंग की प्रोसेस के थ्रू, जब इन अनजिपिंग की प्रोसेस के दौरान जो भी टेंशन क्रिएट होता है डीएनए के, जो डीएनए का पूरा बैंड है, डीएनए के पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें जो टेंशन और सुपर कॉइलिंग क्रिएट होती है, उस सुपर कॉइलिंग और टेंशन को रिलीज करने का काम टोपोआइसोमेरेज करता है। कैसे करता है, ये क्या काम करेगा, जहां पर सुपर कॉइलिंग या जहां पर भी टेंशन क्रिएट हो रहा है वहां से इसको फ्री करेगा, एक स्ट्रैंड को ऐसे कट कर देगा। ठीक है, कट करने के बाद जब टेंशन रिलीज होगी वो घूम जाएगा, इसके बाद फिर क्या करेगा, इसको फिक्स कर देगा। टोपोआइसोमेरेज डीएनए गायरेज का काम ये है। तो क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम सुपर कॉइलिंग। डीएनए पहले से ही बहुत सुपर कॉइल होता है, लेकिन फिर और सुपर कॉइल होने लगता है। प्रिवेंट फ्रॉम सुपर कॉइलिंग ड्यूरिंग अनजिपिंग। अनजिपिंग किसको बोल रहे हैं, जो ये कर रहा है, इसी को, इस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अनजिपिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्यूरिंग अनजिपिंग। ये दो एंजाइम हो गए, ये शुरू करते हैं इस समय डीएनए को। ठीक है, ये दो एंजाइम हो गए। अब अगला एंजाइम देखते हैं हम लोग। जो अगला एंजाइम है उसका नाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम एक तरीके से देखते हैं, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले और देखते हैं, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। इसी को प्राइमेज भी बोलते हैं। तो बुक्स में कई बार प्राइमेज भी लिखा रहता है, कई बार आरएनए पॉलीमरेज भी लिखा रहता है, दोनों का मतलब एक ही। ठीक, अब इसका क्या काम है, डीएनए, जब डीएनए की
रिप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें आरएनए का काम क्या है? आरएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मेन एंजाइम फॉर रिप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मेन एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो मतलब ऑल न्यू चेन नहीं बना सकता, ठीक है। उसके लिए एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है जो कि आरएनए प्राइमर होता है। सपोज करिए ये चेन बन रही है, अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, ये चेन बन रही है, तो क्या करता है आरएनए उस प्रोसेस को शुरू करता है। सबसे पहले यहां पे आरएनए आएगा, आरएनए 2 4 5 10 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बना के आएगा और उसको प्रोसेस शुरू करेगा। फिर ये डीएनए पॉलीमरेज इसको इस प्रोसेस को इलोंग कर देगा, मतलब ये जो रिप्लिकेशन की प्रोसेस है उसको खींचेगा। शुरुआत करने के लिए, रिप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए हमको आरएनए का एक प्राइमर चाहिए, ठीक है। आरएनए प्राइमर का मतलब एक आरएनए का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है। उसको कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम। तो ये क्या काम करता है? कैटलाइज आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इस चीज से हमको क्या समझ में आया कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, वो शुरुआत नहीं कर सकता किसकी? पॉलीमराइजेशन के लिए। उसको एक प्राइमर यानी एक छोटा कुछ तो चाहिए, आरएनए का टुकड़ा चाहिए, ठीक है, जो ये आरएनए प्राइमर बनाता है और ये प्रोसेस शुरुआत करता है, छोटे से शुरुआत करेगा। इसके बाद फिर पूरा डीएनए, पूरा काम डीएनए पॉलीमरेज का है, वो पूरा डीएनए पॉलीमरेज जो है उस पूरे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को आगे ले जाएगा। अब अगला जो एंजाइम है जिसकी हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, जो मेन एंजाइम है वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ध्यान रखेंगे ये आरएनए पे डिपेंड है शुरुआत करने के लिए। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये है मेन एंजाइम फॉर रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। अब इस एंजाइम के फंक्शन क्या क्या है? इस एंजाइम के बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे मेन फंक्शन तो इलोंगेशन ऑफ या पॉलीमराइजेशन जो बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इसका पहला फंक्शन है, ठीक। इसका एक और फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन के नाम पे भी इसको एक नाम दिया जाता है, इसलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, एक्सोन्यूक्लियेज। जब आपको एंजाइम्स पढ़ाया जाएगा, एंजाइम्स आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर दो तरह के एंजाइम्स पढ़े होंगे। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? कोई भी एंजाइम अगर एक्सोन्यूक्लियस है, तो अगर ये डीएनए है तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इसके टर्मिनल पॉइंट से इसको कट कर सकता है। टर्मिनल पॉइंट यानी इसके टर्मिनल पॉइंट से, जहां पर वो बीच से कहीं नहीं कट कर सकता, डीएनए के कहीं बीच से नहीं कट सकता। इसके पास कोडिंग होती है टर्मिनल पॉइंट्स को कट करने के लिए। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो कहीं से भी, जहां पे भी इसको होगा, कहीं से भी डीएनए को कट कर सकता है बीच में से, ठीक है। डीएनए की पूरी स्ट्रैंड में से कहीं से भी बीच से कट कर सकता है, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल पॉइंट से कट करेगा, यानी जहां डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक है, कहीं एंड है, उस पॉइंट से कट करेगा इसको। एक और एंजाइम होता है इसी एंडोन्यूक्लियस में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके पास एक प्रॉपर कोड होता है कि उसको यहीं से यहीं तक कट करना है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें जो अब देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का है इसमें। जब प्रोकैरियोटिक में देखें, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड। जो पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या होता है? ये इलोंगेशन करवाता है चेन का, यानी जिसके हम बात कर रहे थे, जो मेन एंजाइम है, इलोंगेशन कराता है, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है? पॉलीमरेज फर्स्ट काम करेगा यही एक्सोन्यूक्लियस वाला। एक्सोन्यूक्लियस वाले का काम क्या है? एक्सोन्यूक्लियस वाला काम जो है वो काम क्या है? जैसे हमने पूरा डीएनए रिप्लिकेट हो गया, हमने क्या बताया था कि आरएनए का प्राइमर भी आया है यहां पर। अब आरएनए का प्राइमर डीएनए में क्या कर रहा है? इसको आरएनए प्राइमर को इस एंड से कट करके हटाना,
इस एंड से इसको कट करके हटा देना, और हटाने के बाद यहाँ पर डीएनए का जो डीएनए की सीक्वेंसिंग करना है यहाँ पर, यानी डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन है वो करना, डीएनए की स्ट्रैंड बनाना, ये काम किसका होगा? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है, ये एक्सोन्यूक्लियस। और ये एक और काम करता है प्रूफ रीडिंग का, ठीक है, वो प्रूफ रीडिंग, सॉरी ये सेकंड करता है प्रूफ रीडिंग का काम। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? डीएनए, इसमें तीसरे काम में समझ लो प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग, अब डीएनए का पूरा रिप्लिकेशन हो गया तो उसकी चेकिंग करने के लिए एंजाइम आता है, पॉलीमरेज एंजाइम। चेकिंग करने के लिए क्या करेगा? वो पूरे डीएनए को स्कैन करेगा, मतलब पूरे डीएनए में रन करेगा और देखेगा कहीं पर कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल फॉल्ट तो नहीं हुई है, ठीक है, उस फॉल्ट को चेक करने के लिए। तो ये पॉलीमरेज का काम है। पॉलीमरेज का मेन काम है पॉलीमराइजेशन। दूसरा एक्सोन्यूक्लियस, इसकी प्रॉपर्टी मतलब जो डीएनए आरएनए प्राइमर है उसको हटाकर डीएनए को लगाना, ये एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी है। और एक क्या है? प्रूफ रीडिंग का काम। प्रूफ रीडिंग का मतलब स्कैनिंग, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। ये एंजाइम हो गए। ये कौन सा एंजाइम होगा? चौथा। अब एक दो एंजाइम और हैं, वो भी देख लेते हैं। एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ये आपने नाम सुना होगा बहुत बार, डीएनए लाइगेज या सिर्फ लाइगेज समझिए इसको। लाइगेज ये क्या है? ग्लू का काम करता है। किसका काम करेगा? ग्लू। अब इतने सारे स्ट्रक्चर बन गए हैं, आरएनए प्राइमर ये सब बना हुआ है, उसको हटा के फिर नया बना है डीएनए, ठीक है, जो आरएनए प्राइमर है उसको पॉलीमरेज हटाया, तो इन सबको जोड़ेगा कौन आपस में? इन सब की बॉन्डिंग कौन करवाएगा? वो करवाएगा लाइगेज। तो लाइगेज क्या करता है? पुराने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर नए तरीके के केमिकल बॉन्ड्स को लाता है, बनाता है, और पूरी जो चेन है उसको यूनिफाई करता है ग्लू की तरह। जैसे ग्लू से हम चिपका चिपका के सब करते हैं, तो उसका काम ये है। तो ये क्या करता है? ज्वाइनिंग कराता है, ज्वाइनिंग ऑफ चेन या ग्लूइंग ऑफ चेन, ठीक है, उसको चिपकाता है, चिपकाते हुए चलता है। जितने भी तरह के जो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बना है, ठीक है, नई चेन बनी है, उसको सब ग्लू करता है। तो ये ग्लू का काम किसका है? लाइगेज का काम। तो ये एंजाइम्स हो गए, ठीक है। अब जब एंजाइम्स हो गए तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से एंजाइम हुए थे। इसके पहले हमने देखा, सबसे पहला हेलिकेज देखा, जो ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? कि सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा टेंशन रिलीज करके। फिर इसके बाद आरएनए प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज का काम क्या होता है? आरएनए प्राइमर को बनाना। डीएनए पॉलीमरेज के काम का क्या क्या है? एक एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी है उसकी, जो प्रॉपर्टी क्या करती है कि आरएनए प्राइमर को हटाकर उस जगह पर डीएनए का सिंथेसिस करवाती है, जो डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। इसके बाद फिर इसका प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी है, पॉलीमरेज प्रॉपर्टी। प्रूफ रीडिंग का मतलब स्कैनिंग की प्रॉपर्टी, पूरा चेकिंग करना कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, बस। इसके बाद लाइगेज हमने पढ़ा, इसके पहले हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज पढ़ लिया। तो ये हो गया, इतने एंजाइम का पूरा रोल है इसमें, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, इस लेक्चर को और आगे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस एक चीज और देख लेते हैं। इसके आगे जो मेन प्रोसेस है, अभी आप ये मत समझिए कि एंजाइम्स हमने पढ़ लिया बाद में नहीं, क्योंकि जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे एक एक एंजाइम कहां पर काम कर रहा है। ये आपको इसलिए बता दिया जा रहा है जिससे आपको पहले से आइडिया रहे कि क्या क्या काम हो रहा है, ठीक। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भी, ठीक। दूसरे हम लोग इसके दूसरे पार्ट में, अभी पहले पार्ट में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। ये कौन बताया था? ये बताया था वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। उन्होंने डीएनए के रिप्लिकेशन का भी पूरी प्रोसेस को समझाया। तो डीएनए के रिप्लिकेशन को भी जब डीएनए का मॉडल दिया, उसी के साथ साथ बता दिया कि डीएनए रिप्लिकेशन भी होता है, और वो सेमी कंजर्वेटिव मोड के थ्रू होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड देख लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है। मोड ऑफ रिप्लिकेशन। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है वो पहली बात तो सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, और उसके जब सेल्फ रिप्लिकेशन होता है तो वो कोई ऑल न्यू डीएनए नहीं बनता है। जो डीएनए है वो अपनी पेरेंटल स्ट्रैंड को सेमी रूप में कंजर्व करता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक तरीके से नॉट फुल्ली सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर डीएनए की ये पेरेंट डीएनए है,
हम ऐसे बना देते हैं अभी समझने के लिए। ये पेरेंट डीएनए सपोज करिए। अब आपको दिख रहा है इसके दोनों स्ट्रैंड, अभी हमने ब्लू से बनाया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए। इस पेरेंट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को रिप्लिकेशन के दौरान नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है? बेस का काम करना, ठीक है, जिसके ऊपर रिप्लिकेशन हो रहा है। अब ये क्या करती हैं, ये खुल जाती हैं ऐसे। अब समझिए, इसको आप देखते हैं, खोल देते हैं यहां पे ऐसे ऐसे, किसके थ्रू? हेलिकेज एंजाइम इनको ऐसे खोलता है, ये ऐसे, ये हो गया, खुल गई। अब जो नई डीएनए की जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो ऐसे होगा कि जो नई चेन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये पहली चेन के ऊपर। आपको कलर से अंतर समझ में आ रहा होगा कि इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। आप कलर से देखिए कि इस नए जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ है, रिप्लिकेट डीएनए में जो नया डीएनए बना है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, वो आधा ही है, और जो पहले का डीएनए है वो भी है। ये देखिए, ये पहले वाला डीएनए भी है इसमें, तो इसीलिए बोलते हैं आधा डीएनए पेरेंट से आया है, यानी जिसको बोलते हैं टेम्पलेट। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नई स्ट्रैंड का बनना, या पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर नई स्ट्रैंड का बनना डीएनए का, इसी मेथड, इसी मोड ऑफ रिप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। डिस्कवरी किसने की? वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन इसको प्रूव किया दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट मिसेल्सन एंड स्टाल 1958 में, और एक और साइंटिस्ट थे टेलर, जिन्होंने साइमल्टेनियसली दूसरे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। मिसेल्सन और स्टाल ने ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये सारे एज इट इज ऐसे आ जाते हैं कि किस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, किस टेक्निक से किया। तो मिसेल्सन और स्टाल ने किस टेक्निक से किया? हैवी आइसोटोप टेक्निक से। किस पर किया? ई कोलाई पर किया। और टेलर ने विसिया फाइवा पे किया, किस टेक्निक से? रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से। वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पढ़ना है इनका, मिसेल्सन और स्टाल का। तो अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड समझ में आ गया होगा कि जो न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता है वो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर सिंथेसाइज होता है। जो टेम्पलेट डीएनए होता है वो पेरेंट के थ्रू ही आता है, और जो नया डीएनए सिंथेसाइज होता है इसी टेम्पलेट के ऊपर। क्यों ऐसा हो रहा है आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी होगा, यहाँ जी है, यहाँ सी होगा, यहाँ जी है, यहाँ सी होगा, यहाँ टी है, यहाँ ए होगा, फिर यहाँ ए है, यहाँ टी होगा, ऐसे है, ठीक। हमको अपना डीएनए पास करना है, अगर सेल्स को, हमको मतलब सेल्स को अपना डीएनए पास करना है दूसरी सेल्स में डिवाइड करके, तो ऐसा तो नहीं कि वो नया डीएनए बना के भेज देगी। हमको जो हमारी सेल के पास इंफॉर्मेशन है बनाने के लिए वही नई सेल में जाएगी, तभी तो आइडेंटिकल रहेगा। तो इस आइडेंटिकल नेचर को मेंटेन करने के, अब देखिए, अब यही टी टी ए जी सी जी ए अगर यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऐसे है, टी है, पी है, ए सी जी और ए यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, जो भी। अब यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेम्पलेट वाला ये यहाँ पर आया है, ऊपर वाले को यहाँ लिख देते हैं, ए टी जी सी टी, ठीक। अब देखिए जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कैसे बनेगी, आप इसकी कोडिंग को देखिए। नई स्ट्रैंड में यहाँ पर देखिए, ए की जगह टी आएगा, ए की जगह टी आएगा, टी की जगह ए आएगा, जी की मतलब यहाँ पर जी के साथ सी आएगा, सी के साथ जी आएगा, टी के साथ ए आएगा। और यहाँ पर भी देखिए, टी के साथ ए टी जी सी टी। आप इसको और इसको देखिए, ऊपर वाले को, और नीचे में इसको और नीचे वाले को देखिए, दोनों सेम। क्यों? क्योंकि हमको सेम ही चीज तो चाहिए, हमको अपना ही तो डीएनए भेजना है, ऐसा नई इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसी को पास करने की प्रोसेस को जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसी इंफॉर्मेशन को, इसी आइडेंटिसिटी को, इसी आइडेंटिकल नेचर को मेंटेन करने के लिए रिप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, ठीक। सेमी कंजर्वेटिव मोड का रिप्लिकेशन होता है। तो ये हो गया।
इसका सेमी, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है, क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। फिर हम लोग अगला देखते हैं जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, जिससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीधे एक्सपेरिमेंट पे आए, सीधे हम लोग कोर प्रोसेस पे आ पाए। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं जो मिचेल्सन और स्टाइल का एक्सपेरिमेंट है। तो दो साइंटिस्ट थे। पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लिए कि जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसको प्रूव करने के लिए तीन साइंटिस्ट हैं, दो ने एक साथ काम किया था। उनका नाम है मिचेल्सन एंड स्टाइल, 1958। काम किस पे किया था, इंपॉर्टेंट, ई कोलाई बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और टेक्निक क्या थी, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जनरली नाइट्रोजन क्या होता है, N14, लेकिन इन्होंने क्या लिया था, N15। ये इन्होंने लिया था, N14 नहीं लिया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, इतनी चीजें याद रखनी है, इसके बाहर इस चीज से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इन्होंने एक और इसमें टेक्निक थी, हैवी आइसोटोप, और लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन भी करवाया था। टेक्निक इनकी थी हैवी आइसोटोप से डेंसिटी ग्रेडियंट को, डेंसिटी के थ्रू, जब हैवी आइसोटोप था तो डेंसिटी के थ्रू इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट करवाया था उसको। ठीक, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था टेलर। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसी टाइम पे 58 में विसिया फेवा पर एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप टेक्निक, कौन सी, टाइट्रियम। ये तो ये चीजें हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब जो मिचेल्सन और स्टाइल का एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ई कोलाई के डीएनए को लिया। ठीक है, ई कोलाई के डीएनए को लिया। अब ई कोलाई के डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस है, उसमें जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल वाला है, कौन सा है, N14 वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसका इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन किसमें कराया, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया नॉर्मल सी ई कोलाई का। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये कौन सा है, अच्छा देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो नॉर्मल आया उसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि उसमें N14 है। ठीक है, कंपैरेटिवली भी देखेंगे, वो उसका जो पोजीशन आया वो यहां कहीं आया। ये कौन सा है, N14 डीएनए ऑफ ई कोलाई। अब क्या किया, इस ई कोलाई को इन्होंने निकाला, और निकालने के बाद कल्चर मीडियम में ग्रो किया। ठीक है, कल्चर मीडियम में ग्रो किया। कौन से कल्चर मीडियम में ग्रो किया, अमोनियम क्लोराइड। यहां से देखिए इसको। अब इस नॉर्मल ई कोलाई को लिया, और इसको ग्रो किया इन अमोनियम क्लोराइड कल्चर मीडिया। अब इसमें जो ये नाइट्रोजन था, ये N15 वाला नाइट्रोजन इन्होंने लिया, हैवी आइसोटोप जो लिया N15 वाला। ठीक है, N15 वाला नाइट्रोजन लिया। ये इनका एम क्या है, प्रूव करना सेमी कंजर्वेटिव मेथड को। ठीक है, क्योंकि प्रपोजल आता है, प्रिंसिपल कोई चीज अगर कोई साइंटिस्ट बताता है तो उसको प्रूव की जरूरत होती है, तो इन्होंने प्रूव किया, वही कैसे प्रूव किया पता चल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ, इनको कौन सा कल्चर मीडियम ने लिए। तो अब जब ये 20-20 मिनट पे डिवाइड होगा, ठीक है, यानी इसकी जो नए जनरेशन बनेगी, नई जनरेशन, इसमें जो जितना भी इसके लिए नाइट्रोजन का सोर्स है वो कौन सा है, N15 वाला। तो जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, N15 वाला जो बनेगा। तो N15 वाला, N15 डीएनए ई कोलाई जो है, इसका जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो ये N15 था, बहुत भारी। N15 का मतलब जैसे N14 ऐसा ये डीएनए है, तो ये N14 वाला है,
ये N14 वाला है, तो N14 N14 ऐसे बोला जाता है उसको, ठीक है। अब ये N15 N15 मतलब कि N15 N15 मतलब इसकी जो DNA की दोनों स्ट्रैंड हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो कौन सा है, N15 N15, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है। अब ये कहाँ पर आया, यहाँ कहीं, क्योंकि ये बहुत हैवी था, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो यहाँ पर आया, कौन सा है, N15 N15 DNA, ये यहाँ पर आया। अभी इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब क्या किया, इस ई कोलाई को निकालकर नॉर्मल कल्चर मीडिया, यानी नॉर्मल कल्चर मीडिया में, जो इसी कल्चर मीडिया में लेकिन जो N14 वाला है उसमें ग्रो कराया, तब क्या होता है देखिए। अब क्या किया गया, N15 जो ई कोलाई है, हैवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन ई कोलाई, इसको ग्रो कहाँ कराया, ग्रोन इन अमोनियम क्लोराइड, फिर से, पर इस बार नाइट्रोजन कौन सा था, 14 वाला नाइट्रोजन, ये वाला 14 वाला नाइट्रोजन था, ठीक है, नॉर्मल वाला है, आइसोटोप नहीं है हैवी वाला। अब उसमें को कराया, तो अब जब ये 20-20 मिनट में डिवाइड होगा तो क्या देखा इन्होंने कि जब पहले 20 मिनट वाला देखा, पहले 20 मिनट वाला, उसमें क्या देखा कि पहले 20 मिनट में, जैसे बैक्टीरिया ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होता है, तो क्या होता है, 20 मिनट में डिवाइड होगा तो क्या हुआ था, तो इन्होंने जब देखा ऐसा कि ये कहां पर आया, ये आया यहां कहीं बीच में, ठीक है, हाइब्रिड फॉर्म में, कहने का मतलब ये बीच में आया। ये कैसा था, N15 N14 टाइप, अभी समझाएंगे, जब डायग्राम से समझाएंगे समझ में आएगा। ऐसा इन्होंने देखा, ऐसा, ठीक है, ये बीच में आया जब पहले 20 मिनट वाला, उसके बाद 20 मिनट वाला जब देखा तो उसमें 2 तो बीच में आए और 2 सबसे ऊपर नॉर्मल आए, यानी यहां वाला भी आया और यहां वाला भी आया, N15 N14 वाला भी आया, N14 N14 वाला आया, और हैवी वाला नहीं आया, ठीक, क्योंकि कौन से मीडियम में हो रहा है ये। अब हम लोग समझते हैं कि हुआ क्या था इनके पूरे एक्सपेरिमेंट में। देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, कौन सा डीएनए है, नॉर्मल ई कोलाई का N14 N14 वाला, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है इसमें। अब इसको ग्रो कहां कराया गया था, इसको ग्रो कराया गया है हैवी आइसोटोप वाले अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ग्रो कराया गया। तो जब इसको ग्रो कराया गया और इससे जो डीएनए बना आगे चल के, ठीक है, वो कैसा था, वो पूरी तरीके से हैवी, ऐसा डीएनए मिला हमको। जब कई जनरेशन तक ग्रो कराया गया तो एक इस डीएनए को लिया गया जिसमें ये दोनों हैवी, इसी में ग्रो कराया गया। तो ये कैसा है, N15 N15, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको फिर नॉर्मल वाले में ग्रो कराया गया, तो क्या हुआ, इसका जब रिप्लिकेशन अब हुआ तो रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये कैसे प्रूव हुआ कि जो नया डीएनए बना, हमने बताया तो वो पुराने टेम्पलेट के ऊपर बनता है, तो एक टेम्पलेट तो ये है, एक टेम्पलेट ये है, लेकिन जो नया डीएनए के लिए सोर्स है वो N14 वाला है, तो नया डीएनए कैसा बनेगा, 14 वाला बनेगा, ऐसा। तो ये कैसा हाइब्रिड डीएनए बना, इसमें क्या है, N14 N15 और N14 N15 ये है, इसीलिए ये बीच में आया था। कहाँ पर, ये ऐसे आया था, यहाँ कहीं बीच में। ये कहाँ पर आया था, सबसे नीचे यहाँ, और ये कहाँ आया था, सबसे ऊपर यहाँ कहीं, ठीक है। अब इसको जब इसकी सेकेंड और जनरेशन को ग्रो कर 20 मिनट और वेट किया गया, और इसके बाद जो स्टडी की गई वो क्या था, अब देखिए। तो इसके लिए अब कौन से 4 टेम्पलेट होंगे, देख लेते हैं चारों टेम्पलेट को। 2 टेम्पलेट तो ब्लैक वाले होंगे, उसी मीडिया में ग्रो कराया जा रहा है, मीडिया चेंज नहीं किया गया, मीडिया है नॉर्मल वाला, और 2 टेम्पलेट ये वाले होंगे। अब क्या हुआ, मीडिया वही है, यानी N14 वाला ही ग्रो होगा, तो इस मीडिया में तो फिर से N14 वाला ही ग्रो हुआ, और इसमें N14 वाला ग्रो हुआ ऐसे,
और इसमें यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है, 50% यानी 4 डीएनए में 50% तो एकदम हल्के वाले बन रहे हैं, N14 वाले और N14 वाले, जो कि कहाँ आए थे, सबसे ऊपर जब इसमें देखा गया था, तो यहाँ। और जो 50% है वो हाइब्रिड वाले बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर, तो वो बीच में आए थे ऐसे। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव होता है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका है, मिसेल्सन और स्टाल पर। ई कोलाई पर क्या किया, हैवी आइसोटोप का यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इसको डेंसिटी के लेवल पे देखा। तो जब पहले देखा तो पहले नॉर्मल वाला ऊपर था यहाँ पर, फिर जब सेकेंड वाला इसको हैवी आइसोटोप में देखा तो हैवी आइसोटोप वाला सबसे नीचे था। इसके बाद फिर जब हाइब्रिड आया तो वो बीच में था, और सेकेंड जनरेशन में जब देखा तो दोनों हाइब्रिड भी आए और हल्के वाले भी आए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से प्रूव ये होता है कि डीएनए की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है जब रिप्लिकेशन होता है, और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो न्यूली सिंथेसाइज होती है। तो वही सिंथेसाइज हुआ कल्चर मीडिया के थ्रू। इस कल्चर मीडिया में नाइट्रोजन हल्का वाला था तो वही हल्के वाले ही बन रहे थे, इसमें भारी वाला था तो भारी वाला बना, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया मिसेल्सन और स्टाल का, ठीक है। सेम ऐसा एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप से जो किया था, टाइट्रियम जो यूज़ किया था टेलर ने VCF5 पर। तो आपको ये इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो प्रूव है ये एक्सपेरिमेंटली, वो मिसेल्सन और स्टाल ने किया था। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो हमने आज ओवरव्यू देख लिया, अब हमारे पास प्रोसेस है। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एंजाइम्स, हमने देखा कि कैसे एंटीपेलर और डायरेक्शनलिटी नेचर होता है, एंजाइम्स देखे और हर एंजाइम का फंक्शन देखा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है उसके बारे में समझा। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूवन जो ये है मेथड है वो देखा कि कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिसेल्सन और स्टाल ने, ठीक है। अब हम लोग जो कोर प्रोसेस है वो नेक्स्ट इसके लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तब तक आप वेट करिए। और ये लेक्चर करने से पहले अगर आपने डीएनए का पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ठीक। तो थैंक यू सो मच। इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए तो एग्जामवर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और इन नए वीडियोस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, बैचेस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए एग्जामवर्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लिए, एग्जामवर्ट ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।